कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी जिसे वेदों ने नदियों की माता कहा, जिसके किनारों पर सभ्यता फली फूली, और फिर वो नदी इतिहास से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। 4000 साल पहले क्या सच में एक पूरी नदी सूख गई, या फिर हम आज तक उसकी सही पहचान ही नहीं कर पाए? अगर सरस्वती नदी सिर्फ मिथक नहीं थी तो फिर वो गई कहां? और अगर वो सच में सूख गई तो क्या उसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता भी दम तोड़ गई? आज हम विज्ञान, सैटेलाइट और धरती की गहराइयों के साथ वेदों के सबसे बड़े रहस्य को खोलने जा रहे हैं। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत का अध्ययन शुरू किया तो उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। वेदों में वर्णित सरस्वती नदी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती थी। सिंधु, झेलम और रावी जैसी नदियां तो मौजूद थीं, लेकिन सरस्वती, जिसे वेदों में सबसे महान बताया गया, वह कहीं नहीं थी। इसी आधार पर कई पश्चिमी विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि सरस्वती एक पौराणिक नदी थी, एक धार्मिक कल्पना। लेकिन इस निष्कर्ष में एक बड़ी कमी थी। जिन क्षेत्रों में वेद सरस्वती के प्रवाह का वर्णन करते हैं, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, वहीं से हजारों प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले। ये बस्तियां रेगिस्तान के बीच नहीं बस सकती थीं जब तक पास में स्थायी जल स्रोत न हो। अगर सरस्वती कभी थी ही नहीं तो इन सभ्यताओं ने पानी कहां से पाया? अगर यह सिर्फ कल्पना थी तो इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी कैसे आई? धीरे धीरे कुछ भारतीय इतिहासकारों और भूगर्भविदों ने इस मिथक को दोबारा देखने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हमने नदी को गलत जगह ढूंढा? क्या सरस्वती ने अपना रास्ता बदल लिया था? यहीं से एक दबा हुआ विचार फिर उभरने लगा कि शायद गलती वेदों में नहीं बल्कि हमारे आधुनिक नक्शों में है। 20वीं सदी के अंत में जब सैटेलाइट तकनीक ने धरती को ऊपर से देखने की क्षमता दी तो इतिहास ने करवट ली। इसरो और नासा के सैटेलाइट चित्रों में थार रेगिस्तान के नीचे कुछ असामान्य दिखाई दिया। एक लंबी, चौड़ी और घुमावदार संरचना जो किसी सूखी नदी जैसी लग रही थी। यह कोई छोटी धारा नहीं थी। इसकी चौड़ाई कई जगहों पर 5 से 10 किलोमीटर तक थी। वैज्ञानिकों ने इसे पेलियो चैनल कहा, यानी एक प्राचीन नदी का मृत मार्ग। यह मार्ग भारत से पाकिस्तान तक फैला हुआ था और आधुनिक घग्गर हकरा नदी के समानांतर चलता था। जब इस संरचना को वेदों के विवरण से मिलाया गया तो चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं। स्थान वहीं, दिशा वहीं और सभ्यताओं का घनत्व भी वहीं। अब सरस्वती को नकारना मुश्किल होता जा रहा था। सैटेलाइट डेटा ने यह साफ कर दिया कि कभी यहां एक विशाल नदी बहती थी। सवाल अब क्या थी से बदलकर कैसे सूखी हो चुका था। यह विज्ञान और इतिहास के मिलन का वह क्षण था जहां मिथक पहली बार ठोस प्रमाणों में बदलने लगा। सैटेलाइट से मिले संकेतों के बाद वैज्ञानिकों ने जमीन के भीतर झांकने का फैसला किया। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में ड्रिलिंग की गई। जो निकला उसने इतिहास की किताबें हिला दी। रेत के नीचे मोटी परतों में नदी की मिट्टी, घिसे हुए कंकड़ और मीठे पानी के विशाल भंडार मिले। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवसाद लगभग 6000 से 4000 साल पुराने हैं। यह वही काल था जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। यानी सरस्वती सिर्फ किसी प्राचीन युग में नहीं बल्कि एक विकसित मानव सभ्यता के साथ बह रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आज भी इन इलाकों में भूजल असामान्य रूप से मीठा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह उसी प्राचीन नदी का जल है जो अब सतह पर नहीं बल्कि धरती के भीतर बह रहा है।
सरस्वती गायब नहीं हुई थी, वह दबी हुई थी। अब सवाल यह नहीं रहा कि सरस्वती अस्तित्व में थी या नहीं। असली सवाल था, इतनी शक्तिशाली नदी को किसने रोका? नदियां सिर्फ पानी से नहीं चलती, वे भूगोल से चलती हैं। सरस्वती की ताकत उसके स्रोतों में थी, सतलुज और यमुना जैसी हिमालयी नदियां। लेकिन लगभग 4000 से 5000 साल पहले हिमालय क्षेत्र में बड़े भू टेक्टोनिक बदलाव हुए। धरती की प्लेट्स हिली, नदियों के ढाल बदले। सतलुज पश्चिम की ओर सिंधु की तरफ मुड़ गई और यमुना पूर्व की ओर गंगा की तरफ। सरस्वती, जो इन दोनों से जीवन पाती थी, बीच में अकेली रह गई। बिना स्थायी हिमालयी जल के वह केवल मानसून पर निर्भर हो गई। यह किसी एक झटके में नहीं हुआ। सदियों तक सरस्वती कमजोर होती गई, संकरी होती गई और अंततः रेत में समा गई। एक नदी का सूखना केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह सभ्यता के लिए मौत का संकेत था। यहीं से पतन की कहानी शुरू होती है। सरस्वती की मृत्यु सिर्फ पहाड़ों की हलचल से तय नहीं हुई थी। उसके पतन की दूसरी और उतनी ही घातक वजह थी मानसून का कमजोर पड़ना। आज हम जिस भारतीय मानसून को जानते हैं, वह हमेशा इतना अस्थिर नहीं था। लगभग 7000 से 5000 साल पहले उत्तर पश्चिम भारत में मानसून कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। नियमित और भरपूर वर्षा होती थी, जिससे नदियां पूरे साल जीवित रहती थीं। सरस्वती भी इसी जलवायु संतुलन का हिस्सा थी। हिमालयी जल और मानसूनी बारिश दोनों का सहारा लेकर बहने वाली नदी। लेकिन धीरे धीरे धरती का मौसम बदलने लगा। वैज्ञानिक इसे होलोसीन क्लाइमेट शिफ्ट कहते हैं। मानसून की पट्टी पूर्व की ओर खिसकने लगी। उत्तर पश्चिम भारत में बारिश कम होने लगी, पहले थोड़ी, फिर बहुत ज्यादा। बारिश का यह कम होना किसी एक साल की घटना नहीं थी, यह सदियों तक चला एक धीमा झर था। हर साल सरस्वती का प्रवाह थोड़ा कम होता गया। जहां कभी गहरी धारा बहती थी, वहां उथली शाखाएं रह गईं। बाढ़ आना बंद हुआ, जिससे मिट्टी उपजाऊ रहनी भी बंद हो गई। खेती प्रभावित हुई, अनाज कम हुआ, पशुपालन कठिन होने लगा। जब मानसून ने साथ छोड़ा, तो सरस्वती के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बिना बारिश के, बिना सहायक नदियों के, वह रेत में समाती चली गई। यह सिर्फ एक नदी का सूखना नहीं था, यह जलवायु परिवर्तन का पहला बड़ा सबक था कि जब मौसम बदलता है तो सभ्यताएं भी बदल जाती हैं या मिट जाती हैं। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वह एक सामाजिक रीढ़ थी। उसके किनारों पर बसे नगर केवल ईंटों और सड़कों का समूह नहीं थे, बल्कि एक जटिल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे। खेती, पशुपालन, व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान, सब कुछ सरस्वती के नियमित जल पर निर्भर था। जब नदी बहती थी तो समाज स्थिर था। जब नदी सूखने लगी तो सबसे पहले अस्थिरता आई। जैसे जैसे पानी कम हुआ, खेती प्रभावित होने लगी। अनाज का उत्पादन घटा, भंडारण कम हुआ और भोजन की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इससे सामाजिक तनाव बढ़ा। पहले छोटे गांव उजड़े, फिर बड़े नगरों में भी जीवन कठिन होने लगा। लोग शहर छोड़कर पानी की तलाश में अन्य नदियों की ओर पलायन करने लगे, गंगा और सिंधु की दिशा में। पुरातात्विक साक्ष्य इस बदलाव को साफ दिखाते हैं। हड़प्पा काल के अंतिम चरण में नगरों की योजना बदल जाती है। पहले की सुव्यवस्थित सड़कें, पक्के घर और जल निकासी प्रणाली धीरे धीरे सरल और अस्थायी संरचनाओं में बदलने लगती हैं। यह किसी आक्रमण का संकेत नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी का प्रमाण है। समाज का केंद्रीकरण टूटने लगा।
व्यापारिक नेटवर्क बिखर गए। शिल्पकारों और व्यापारियों ने अपने पेशे बदले या नए क्षेत्रों में चले गए। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी सीमित होती चली गईं, क्योंकि सामूहिक जीवन को बनाए रखने वाला आधार पानी अब मौजूद नहीं था। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमी सामाजिक टूटन थी जो सरस्वती के हर सूखे मोड़ के साथ गहराती चली गई। सरस्वती का नाम इतिहास से मिट गया, लेकिन उसका जल शायद नहीं। आज भी हरियाणा, उत्तर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक अजीब बात देखी जाती है। चारों ओर शुष्क भूमि, कम वर्षा और रेगिस्तानी हालात, फिर भी कुओं और हैंडपंपों से निकलने वाला पानी असामान्य रूप से मीठा है। यह उस क्षेत्र की सामान्य भूगोलिक प्रकृति के विपरीत है। भूजल वैज्ञानिकों ने जब इस पानी की उम्र मापी तो चौंकाने वाला सच सामने आया। कई स्थानों पर मिला पानी हजारों साल पुराना है, इतना पुराना कि वह आधुनिक बारिश से जुड़ा ही नहीं है। इसे फॉसिल वाटर कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वही जल है जो कभी सरस्वती नदी में बहता था और बाद में रेत की मोटी परतों के नीचे कैद हो गया। इसरो द्वारा किए गए भूभौतिकीय सर्वे बताते हैं कि घग्गर हकरा पेलियो चैनल के नीचे आज भी विशाल एक्वीफर मौजूद हैं। ये प्राकृतिक जल भंडार ठीक उसी रास्ते पर फैले हैं जहां प्राचीन सरस्वती बहती थी। यानी नदी सूखी नहीं, उसने सिर्फ अपना रूप बदला। धरती की सतह पर सरस्वती अदृश्य है, लेकिन धरती के भीतर वह अब भी सांस ले रही है। यह विचार सरस्वती को केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बना देता है। वह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कभी अचानक खत्म नहीं होती, वह बस चुप हो जाती है। और जो सभ्यताएं उसकी इस चुप्पी को नहीं समझ पाती, वे खुद इतिहास में खो जाती हैं। सरस्वती की खोज ने सिर्फ एक नदी को नहीं, बल्कि इतिहास लिखने के तरीकों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। लंबे समय तक आधुनिक इतिहासकारों ने वेदों को धार्मिक ग्रंथ मानकर अलग कर दिया। ऐसे ग्रंथ जिनमें प्रतीक हैं, कल्पनाएं हैं, पर ठोस इतिहास नहीं। दूसरी ओर वेदों में वर्णित भूगोल, नदियां और सभ्यताएं सदियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा बनी रही। यही दो दृष्टिकोण आधुनिक अकादमिक इतिहास और प्राचीन वैदिक परंपरा आपस में टकराते रहे। लेकिन जब सैटेलाइट डेटा, भूगर्भीय सर्वे और पुरातात्विक प्रमाण सामने आए तो यह टकराव कमजोर पड़ने लगा। वेदों में वर्णित सरस्वती का मार्ग, दिशा और स्वरूप सब कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों से मेल खाने लगा। यह संयोग नहीं था, यह संकेत था कि प्राचीन ग्रंथ केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि अनुभव और पर्यावरणीय स्मृति पर आधारित भी थे। इसका मतलब यह नहीं कि वेद विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हैं, और न ही यह कि आधुनिक इतिहास गलत है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। वेदों ने सरस्वती को जीवित देखा था, आधुनिक इतिहास ने उसे मृत मान लिया था। आज विज्ञान बता रहा है, नदी मरी नहीं थी, बस समय के नीचे दब गई थी। सरस्वती का पुनः उभरना हमें यह सिखाता है कि अतीत को समझने के लिए किसी एक दृष्टि पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं। जब परंपरा और विज्ञान एक साथ चलते हैं, तभी इतिहास अपने सबसे करीब, सत्य के करीब पहुंचता है। सरस्वती की कहानी केवल अतीत का रहस्य नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है। एक समय था जब पानी प्रचुर था, सभ्यता समृद्ध थी, फिर जलवायु बदली, नदियां सूखी और महान नगर इतिहास बन गए। आज जब नदियां फिर संकट में हैं, जब मानसून अनिश्चित हो रहा है, सरस्वती हमें याद दिलाती है
कि सभ्यताएं हथियारों से नहीं, पानी के खत्म होने से गिरती हैं। प्रकृति चुपचाप संकेत देती है, सुनना हमारे ऊपर है। क्योंकि जब नदी मरती है तो सिर्फ पानी नहीं, पूरी सभ्यता मरती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास हमसे लगातार कुछ कहना चाहता है।